नमस्कार, मैं योगेश राणा। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने ही रचे हुए चक्रव्यूह में फंसती हुई साफ साफ दिख रही है। कई लोगों का कहना है कि अब तो महाराष्ट्र में विपक्ष धराशायी हो चुका है, शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी टूट चुकी है, इसीलिए बीजेपी के सामने कोई बचा ही नहीं है। पिछली बार की तरह लोकसभा की 48 में से 41 सीटें बीजेपी हासिल कर लेगी, इससे कोई रोक नहीं सकता है। यह सही है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में कुछ लाभ मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साही लोगों को केवल दो बातों पर गौर कर लेना चाहिए। पहली बात, आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर फैसला सुनाया था। इसमें शिवसेना और मूल पार्टी के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दिया गया था। अब एक न एक दिन इन 16 विधायकों पर फैसला होना ही है, और इन 16 विधायकों में खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल है, और माना जा रहा है कि इनकी सदस्यता जा सकती है। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सदस्य है, बहुमत के लिए कम से कम 145 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास अभी 105 है। बीजेपी के खुद के निर्दलीय और छोटे दलों को मिला दे तो कुल 126 विधायक होते हैं। इनमें एकनाथ शिंदे के साथ आए 40 विधायकों को मिला दे तो यह आंकड़ा 166 होता है, और अब अजीत पवार के साथ आए एनसीपी के 40 विधायकों को मिला दे तो यह आंकड़ा 206 विधायकों का होता है। अब अगर शिंदे का जो गुट है उनके विधायकों की संख्या हटा दी जाए, अगर उनकी सदस्यता चली जाए, तो बीजेपी और अजीत पवार के जो विधायक है और जो निर्दलीय है, छोटे दल है, उन सबको अगर मिला दे तो 166 हो जाता है, यानी बहुमत से 21 विधायक ज्यादा है। इस तरीके से महाराष्ट्र में यह जो लड़ाई चल रही है, यह जो उठाफटक चल रही है, ये जो कांड हो रहे हैं, इन सब के पीछे लोकसभा चुनाव की लड़ाई अभी कम है, सरकार को बचाने की लड़ाई ज्यादा है। यह ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यह मान लिया जाए कि यह लड़ाई लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ी जा रही है, नंबर गेम को लेकर लड़ी जा रही है, उसके नफा नुकसान पर बात करने से पहले एक बात समझनी चाहिए। अगर मान भी लिया जाए तो इस राजनीतिक कांड के 3 संदेश बहुत ही साफ साफ महाराष्ट्र से निकल रहे हैं। एक, महाराष्ट्र में बीजेपी घनघोर चिंता में है लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव में अच्छा स्कोर नहीं करती हुई दिख रही है, इसीलिए पहले एकनाथ शिंदे और अब अजीत पवार को तोड़ा गया। और दूसरा संदेश यह है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए बहुत काम के साबित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अजीत पवार को तोड़ने की जरूरत महसूस की गई। एकनाथ शिंदे से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर वो खरे उतरते हुए साफ साफ दिखते नहीं है। और तीसरा बड़ा संदेश यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का हिंदुत्व फैल होता हुआ दिख रहा है। हिंदुत्व की झंडा बरदारी अभी भी उद्धव ठाकरे के पास ही महाराष्ट्र में है, इसीलिए पहले शिवसेना और अब एनसीपी को तोड़कर जमीनी कैलकुलेशन साधे जा रहे हैं। यह एक साफ सी तस्वीर है, लेकिन एक सवाल इन संदेशों से भी बड़ा है, और वो सवाल यह है कि शिंदे क्यों बीजेपी के लिए काम के नहीं साबित हो पाए, और क्या अजीत पवार बिगड़े हुए काम को साध सकते, वो भी उस स्थिति में जब शरद पवार तो उद्धव ठाकरे से बड़े राजनीतिक खिलाड़ी है महाराष्ट्र में। अगर दोनों को राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर अंक दिए जाए 10 में से, तो उद्धव ठाकरे को 10 में से 1 और शरद पवार को 10 में से कम 8 अंक तो मिलेंगे ही। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि अजीत पवार बीजेपी के लिए कितने काम के साबित होने वाले हैं। इसको समझने के लिए आइए बात को थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं, कुछ समय पहले से शुरू करते हैं। आपको याद होगा 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र की जनता ने दी थी। यानी एक बात साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सीटों के लिहाज से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस करीब करीब बराबर की हैसियत रखती है। भाजपा और शिवसेना ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने यह गठबंधन तोड़ दिया, जिसके बाद भाजपा को अजीत पवार ने एनसीपी का समर्थन दे दिया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन यह राजनीतिक खेल केवल 5 दिन चल पाया। अजीत पवार ने शरद पवार को विश्वास में नहीं लिया गया था, यह बताया गया। अजीत पवार के बीजेपी को समर्थन को बगावत करार दिया गया एनसीपी में, और 5 दिन के भीतर भीतर एनसीपी ने बीजेपी का समर्थन वापस ले लिया बीजेपी से, और बीजेपी की सरकार गिर गई। इसके बाद एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाया और यह सरकार बन गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। इससे एक बात तो
यह साबित होती है कि पिछले 4 साल से अजीत पवार एनसीपी में अपना खेमा तैयार कर रहे थे। शरद पवार से उनकी अंदर खाने दूरी बनती हुई जा रही थी और शरद पवार को यह बात पता थी कि एक न एक दिन ऐसा होना ही है। तभी उन्होंने पिछले महीने एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और पार्टी के एक बड़े नाम प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अजीत पवार को पार्टी में एकदम किनारे लगा दिया गया। यानी एनसीपी के कार्यकर्ता और नेताओं को यह संदेश बहुत पहले से जा चुका था कि अजीत पवार अब शरद पवार के बहुत ज्यादा वफादार नहीं बचे। शरद पवार उनको किनारे लगा चुके हैं। अब अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं। अजीत पवार ने राजभवन में 17 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन दिया है। इनमें से 9 विधायकों को मंत्री बना दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल उनमें से एक है जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जब अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई वो वहां पर मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के बहुत खास है और अपनी बेटी को जब उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, इनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। यानी कि यह एक मोटा सा समीकरण है कि एनसीपी में जो टूट हुई है यह बहुत गहरे तक टूट हुई है। इस तरीके से मोटा मोटा देखा जाए तो शरद पवार को यह बड़ी चोट है। एनसीपी का बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी के पास चला गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को इससे लाभ कितना होगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन करके इनमें से 41 जीत ली थी। एनसीपी को 4, कांग्रेस और एआईएम को 1-1 सीट मिली थी। 41 सीटों में से बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। अभी हाल ही में एक सर्वे आया है महाराष्ट्र को लेकर जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। लोकसभा की 15 सीटें ही केवल जीत सकती है। यानी बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हो सकता है और यह नुकसान बीजेपी के जो देश में मिशन 300 पार है उसमें बाधा साबित हो सकता है। इसीलिए बीजेपी को महाराष्ट्र में कम से कम 30 सीटें तो लानी ही पड़ेगी और ये 30 सीटें कैसे लाई जाए इसका कैलकुलेशन लगातार महाराष्ट्र में हो रहा है। शिंदे इस टारगेट को पाने में, इस टारगेट को अचीव करने में मदद करते हुए दिख नहीं रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का विकल्प नहीं बन पा रहे। वो हिंदुत्व का चेहरा नहीं बन पा रहे। वो महाराष्ट्र में शिवसेना की काडर वोट को तोड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब एनसीपी में यह जो टूट हुई है इसमें एनसीपी के बड़े नेता है और धनी नेता है छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सांसद सुनील तटकरे, दिलीप पाटिल, ये बड़े नेता है एनसीपी के जो बीजेपी में टूट कर गए हैं। इन नेताओं की ग्राउंड पर पकड़ है और ये नेता पैसा और पावर के मामले में भी महाराष्ट्र में बड़े हैं। वैसे तो अजीत पवार के साथ 19 विधायकों ने समर्थन का पत्र सौंपा है। इस समय एनसीपी के पास 53 विधायक है महाराष्ट्र में और पार्टी को तोड़ने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायकों की जरूरत होगी। मीडिया में खबरें चल रही है कि अजीत पवार के पास 40 विधायक है। अब कितने विधायक है और कितने विधायक नहीं है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एनसीपी आने वाले समय में बहुत सारी पंचायतों, बहुत सारे झगड़े और बहुत सारे कानूनी दांव पेंच में उलझी हुई नजर आएगी। यह एक लंबी लड़ाई है जो धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि एनसीपी और शिवसेना की टूट से महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उतना लाभ तो होता हुआ मुझे दिखता नहीं है जितनी सीटें पिछले चुनाव में हासिल की थी। 48 में से 41। क्या इस बार 48 में से 41 सीटें हासिल हो सकती है? क्या यह संभव है? आप दो बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, जनता अक्सर पार्टी से विद्रोह करने वाले लोगों को नकार देती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण तो महाराष्ट्र में ही एकनाथ शिंदे है। वो उस तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यह बीजेपी भी समझ रही है। वो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की जगह लेते हुए नहीं दिख रहे। अगर वो ऐसा कर पाते तो बीजेपी को एनसीपी को तोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में शरद पवार को राजनीति की गोरिल्ला युद्ध नीति का परंपरागत खिलाड़ी माना जाता है। शरद पवार ने कहा भी है कि 1980 में भी ऐसा हुआ था। 5 को छोड़कर सभी मेरे साथ से चले गए थे, मुझे 5 को छोड़कर सभी ने छोड़ दिया था। मैंने फिर से शुरुआत की। बाद में चुनाव के दौरान जिन लोगों ने मुझे छोड़ा उनमें से ज़्यादातर हार गए।
हम नई टीम बनाएंगे। यह शरद पवार का कहना है। कुल मिलाकर 2 लाइन में कहे तो महाराष्ट्र में यह खेल अभी लंबा चलने वाला है। पहले शिवसेना किसकी है यह चला था, अब एनसीपी किसकी है यह चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला बन गया है और इस प्रयोगशाला से क्या राह निकलेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में राह इतनी आसान लगती नहीं है। यह बात बार बार साबित होती हुई दिखती है। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने ही बुने जाल में फंसती हुई दिख रही है। हो सकता है बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान सामने आता हुआ दिखे आने वाले समय में। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।